25 सीट है, 14 सीट हम जौनपुर है और मुजफ्फरनगर, बिजनौर है, मुरादाबाद, मतलब मुख्तलिफ ज़िलों में हम लोग लड़ रहे हैं। सीटें बांट करके हम लड़ रहे हैं। उन सीटों पे थोड़ा दिक्कत आई थी, जिस पे जानकारी न होने की वजह से आमने सामने कैंडिडेट हो गए, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा हम उत्तर प्रदेश में जो है अपना चेयरमैन बनाएंगे हर ज़िले के अंदर, और अगर किसी और पार्टी का चेयरमैन बनता है तो वो बगैर हमारे सपोर्ट के नहीं बनेगा। और एक बड़ी हिस्सेदारी जिला पंचायत के इलेक्शन हासिल करने जा रहे हैं, बड़ी कामयाबी दर्ज कराएंगे। क्या ये 2022 के विधानसभा चुनाव का कहीं ना कहीं आप सेमीफाइनल के तौर पर इसको खेल रहे हैं? जी बिल्कुल। ये 2022 का जो असेंबली का इलेक्शन होना है उत्तर प्रदेश में, ये उसके पहले उसका ये सेमीफाइनल है। 2022 में और किस नजरिया से पार्टी में, क्या संगठन में और क्या भागीदारी के साथ आप किस तरीके से आना चाहेंगे इस समाज के बीच में? देखिए, नजरियात हमारे वाजे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, दलित, पिछड़ा, जो शोषित समाज है, अपने अधिकारों से वंचित है। सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन हमेशा अगर जुल्म का शिकार कोई रहा तो मुसलमान रहा, दलित, पिछड़ा रहा। इनको अधिकार नहीं दिए गए। अभी इसी साल के बजट में बैकवर्ड क्लास का जो बजट होता है उसमें 500 करोड़ की कटौती की गई। तो यकीनन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर किसी को उनके अधिकारों से वंचित किया गया तो अल्पसंख्यक और दलित और बैकवर्ड। तो हम उसी वंचित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में हैं। हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर के हमारी जो डिमांड होगी या हमारा जो मैनिफेस्टो होगा, अपने मैनिफेस्टो में हम सारी चीज़ों को दर्ज करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्लास 1 से लेकर के और ग्रेजुएशन तक शिक्षा मुफ्त की जाए, और जो लोग गरीब, रिक्शे वाला या और छोटे जो दुकानदार हैं, जिन लोगों ने लोन ले करके और चुकता नहीं कर पाए और गवर्नमेंट जो है रिकवरी कराती है उनकी, तो हम ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और कोशिश करेंगे और डिमांड भी रखेंगे कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम ऐसे लोगों का लोन भी माफ़ करेंगे। और जो गरीब है उनको केवल आधार कार्ड देख करके उनको लोन दिया जाए। तो ये सब सारे काम हम लोग जो है करने वाले हैं। मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे आज के वक्त में अगर आपको 10,000 रुपये का लोन लेना हो, सरकार कहती है कि हम गरीबों को लोन देते हैं। 10,000 रुपये का लोन लेना हो तो आप आधार कार्ड नहीं, इतने पेपर्स आपको इकट्ठे करने होंगे, 10,000 रुपये उसमें खर्च हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो इस सरकार में व्यवस्था है, आप जानते ही हैं कि बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। खैर हर सरकार में थी, पहले 500 देना पड़ता था, अब 5,000 में कोई काम हो रहा है। तो हम 2022 में मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में, प्रदेश की तमाम ऐसी सियासी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती, कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए इल्जाम आयद करती है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये इल्जाम मान्यवर काशीराम जी पे भी लगा था और बाद में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार हुकूमत बनाई, और जो उनका समाज था जो अपने अधिकारों से वंचित था, जिस दलित के कमर में झाड़ू बांधे जाते थे और गले में मटकी लटकाई जाती थी, नलों से और कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, उन्होंने अपना अधिकार प्राप्त अगर किया तो इस जमहूरी मुल्क में जो सबसे बड़ी चीज थी उसका नाम था सियासत, और उस सियासी ताकत को उसने हासिल किया। कांग्रेस में 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा कांग्रेसी था। आजादी के बाद से आज तक आज भी 131 MP होता है जो दलित होता है, लेकिन उन्होंने दलितों की कोई लड़ाई नहीं लड़ी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि ये वही दलित हैं जो दलितों के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलेंगे। ये जब नींद लेंगे, जवाई लेंगे तो अपना मुंह खोलेंगे। तो मुसलमान 40 नहीं 45, पिछले बार 2012 से 17 तक यहाँ पर भी मुसलमान मिल रहे थे। क्या सुधार आया हालात में? क्या किया उन्होंने? तो इनफरादी तौर से किसी को मजबूत करने से कोई कौम मजबूत नहीं होती। अगर किसी कौम को मजबूत करना, किसी समाज को मजबूत करना है तो उसको अपनी लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगा जमहूरियत। मौजूदा समय में कोरोना ने फिर बैक किया, क्या आप मान सकते हैं कि प्रदेश से लेकर और तमाम देश में सरकार के पास जो समय था साल भर पहले से फिर वही समय लौट रहा है? कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। नहीं, यकीनन सरकार तो नाकाम है, सरकार तो हर महाज पे नाकाम है।
पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हो जा रही है, खास करके मुसलमानों की मौत हो जा रही है। काउंटर 37% मुसलमानों का उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, जबकि आबादी 18% है उत्तर प्रदेश के अंदर। जेल की सलाखों में 35% मुसलमान है। कोरोना का जहां तक मामला है, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, और बल्कि इंडिया गवर्नमेंट के पास वैक्सीन नहीं है, और अगर वैक्सीन है तो वो लोगों को लग नहीं पा रही। सरकार कहीं ना कहीं फिलहाल वैक्सीन जिन लोगों को लगी है, अभी के डॉक्टर जो 40 डॉक्टर को वापस से डबल डोज, दोनों डोज लिया था उन्होंने वैक्सीन, उनको भी कोरोना हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ जो है अवाम का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज के बेहतर बनाने में। सरकार तो नहीं चाहती, लेकिन आवाम को जरूरत है कि कम से कम इस चीज का एहतियात करें, अपने घरों से कम निकले जब जरूरत। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहा है, अमित शाह लाखों की रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं विदाउट मास्क, और वहां पे 1-1 लाख की भीड़ आती है, कोई दूरी नहीं, कोई गैप नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। गैप है, कोरोना तो है, इसमें तो है। जी, आखिरी सवाल, जैसा कि आपने कहा है कि जो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वाकई ये कोरोना काल पीरियड में उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव है और कोरोना पसार रहा था, क्या इस चुनाव को सरकार को कैंसिल कर देना चाहिए था कि नहीं? देखिए, पंचायत के इलेक्शन में ये लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं, वही वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परमिशन दे रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। वहाँ इलेक्शन है, यहाँ इलेक्शन, अगर वहाँ परमिशन दे रहे हो तो यहाँ भी परमिशन है, तो फिर आप इलेक्शन को आगे लेकर के चले जाते हैं। लेकिन सरकार गलत कर रही है। अब जिनके पास ताकत है, पैसा है, वो चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव मुझे नहीं लगता है कि बहुत साफ और शफाफ हो पाएगा, लेकिन जो भाई गरीब कैंडिडेट है हमारा, जो अपनी पार्टी का समर्थित उम्मीदवार है, उनको पार्टियां सपोर्ट करना चाहती हैं, क्योंकि निकलने नहीं दे रहे, ना प्रोग्राम करने दे रहे, ना जलसे की परमिशन दे रहे हैं जनसभा की, तो कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट पड़ेगा। ये थे एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब, जिनसे बात कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब कोरोना दोबारा अगर लौट कर आया तो ऐसे मामले में कहीं ना कहीं या तो बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए और